करते हैं। तो हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। तीसरी यूनिट चल रही है और सभी स्टूडेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, अपने बना रहे होंगे नोट्स, जो मैं पीडीएफ वगैरह सेंड कर रहा हूँ आपको उसमें से भी। और हम लोग काफी इतिहास में काफी दूर तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है, कनिष्क महाराज तक आ गए हैं हम लोग, नहपान और रुद्र दमन तक पहुंच गए थे। आज के टॉपिक का नाम है रुद्र दमन प्रथम की उपलब्धियां। ठीक है, रुद्र दमन ने क्या किया, कैसे उसने अपने युद्धों को जीता, किस प्रकार से उसने शासन किया, ये सब उसके बारे में था। ठीक है, रुद्र दमन जो था वो कहाँ का राजा था, कैसे उसने राज्य किया, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रुद्र दमन तो है जय दामन, जय दामन है उनका पुत्र है रुद्र दमन, चस्टन का पौत्र। और चस्टन की मृत्यु के बाद 145 ईस्वी में रुद्र दमन गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, जब अच्छा हम लोग पीछे क्षत्रप पढ़ के आए हैं ना, क्षत्रप क्या होते हैं, क्षत्रप के बारे में के क्षत्रप कैसे थे, दो प्रकार के थे, एक क्षत्रप था एक महाक्षत्रप था। तो इस हिसाब से बात करें तो रुद्र दमन जो है उज्जैन के क्षत्रपों में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्षत्रप था। कुछ विद्वानों का विचार है कि रुद्र दमन 145 ईस्वी से 170 ईस्वी तक शासन करता था या किया था उसने। वह एक वीर योद्धा था, महान विजेता था, और उसकी मुद्राओं पर उसे महाक्षत्रप की उपाधि से नवाजा गया है। रुद्र दमन की उपलब्धियां क्या थी, उसके राज्य विस्तार की बात करें, जूनागढ़ अभिलेख में उसकी सैनिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। रुद्र दमन के राज्य में पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, मंधाता, जूनागढ़ के आसपास के प्रदेश, साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश, उत्तरी काठियावाड़, मारवाड़ यानी मरु प्रदेश, कच्छ, सिंधु नदी का डेल्टा, पश्चिमी मध्य भारत, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी विंध्य की पहाड़ियां और सरस्वती घाटी तक उसका राज्य फैला हुआ था। इस प्रकार से रुद्र दमन का राज्य गुजरात मान लो, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, सिंधु घाटी, मालवा, मारवाड़, लगभग सभी प्रदेशों में उसका राज्य था। तो बहुत बड़े राज्य का राजा था, अधिपति था, महाक्षत्रप था। फिर हम बात करें कि उसके युद्ध कैसे थे, योद्धेयों और सातवाहनों को कैसे उसने पराजित किया, इसके बारे में बात करते हैं। जूनागढ़, देखो जूनागढ़ जो अभिलेख है सबसे प्राचीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 अभिलेखों के बारे में आपको बताया था कि इनको आप सबसे अच्छे से ध्यान से पढ़े। जूनागढ़ हो गया, और भी कई अभिलेख थे, उनको ध्यान से पढ़े। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्र दमन ने योद्धेयों को भी पराजित किया था। योद्धेय प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध गण जाति थी। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्र दमन ने सातवाहन नरेश सातकर्णी को 2 बार हराया था। हम पिछली बार पढ़ के आए हैं कि सातकर्णी ने इसके साथ युद्ध किया था और इससे कभी जीता नहीं था ना सातकर्णी। तो सातवाहनों के अंदर इसने, रुद्र दमन ने सातकर्णी को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात हो रही है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह पराजित सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी ही था। ठीक है, वो मानते हैं कुछ विद्वान, जिसमें V.A. स्मिथ और रैप्सन जैसे इतिहासकार हैं, जो मानते हैं
कि जो उससे हारा था वो सातकर्णी राजा ही था। नीलकंठ शास्त्री, डॉक्टर भंडारकर, ये सब उस सातवाहन नरेश को वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी नहीं मानते, उसका कोई उत्तराधिकारी मानते हैं। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मत है इस पराजित राजा को गौतमी पुत्र सातकर्णी का कोई उत्तराधिकारी मानना ज्यादा सही लगता है, जबकि खुद सातकर्णी नहीं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। शासन की व्यवस्था कैसी थी रुद्रदमन की? रुद्रदमन एक योग्य शासक था, उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रदेशों में बांट रखा था। प्रदेश पता है ना, एक बड़ा राज्य है, उसको अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया। प्रत्येक प्रदेश के शासन संचालन के लिए उसने गवर्नर्स यानी अमात्य वजीर नियुक्त कर रखे थे। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि, फिर से आ गया जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख ही इसका सबसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी देने के लिए। काठियावाड़ में रुद्रदमन ने सुविशाख नामक व्यक्ति को अपना अमात्य नियुक्त किया था और केंद्रीय शासन में सहायता देने के लिए उसने मति सचिव परामर्शदाता और कर्म सचिव कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। रुद्रदमन अपने अमात्यों के परामर्श का आदर करता था, उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, अलग अलग जब राजा आए थे तो उन राजाओं ने अपनी राजधानियों को अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया था। उसी प्रकार इन्होंने भी अपनी राजधानी को उज्जैन स्थापित किया। ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, उसका शासन कैसा था, उसका युद्ध कैसे स्तर के थे, राज्य विस्तार उसका कैसा था, इसके बारे में, उसके खुद के बारे में जानते हैं कि वो कैसा था, यानी उसका चरित्र चित्रण मूल्यांकन करके देखते हैं। रुद्रदमन के चरित्र का विवेचन अगर करना हो तो सबसे बड़ी बात, जिस भी राजा के बारे में बताना होता है उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक वीर योद्धा होता है, महान विजेता होता है। ठीक है, ये लगभग सभी प्रतापी राजाओं के लिए एक पेट लाइन है कि वीर योद्धा है, महान विजेता है, साम्राज्यवादी विस्तारक है, महत्वाकांक्षी है और विशाल भूभाग पर आधिपत्य करने वाले महान राजा। रुद्रदमन एक वीर योद्धा था, महान विजेता था, उसने अपनी विजयों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें अब उसको बताना है कि गुजरात भी था, सौराष्ट्र भी था, कच्छ भी था, कोंकण भी था, सिंधु घाटी का प्रदेश भी था, मालवा भी था, मारवाड़ भी था, ठीक है ना, अपना मरु प्रदेश जो है वो सब प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। उसने सातवाहनों और जो योद्धेय जाति थी उसको भी इसने पराजित किया और सभी को अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। डॉक्टर रतिभानु सिंह नाहर का कथन है, रुद्रदमन एक महान योद्धा पराक्रमी विजेता था, उसने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। दूसरी बात, ये तो उसके खुद की वीरता की बात हो गई, अब उसने शासन कैसा किया, तो शासक कैसा था। दूसरा पॉइंट आता है योग्य शासक। योग्य शासक की जब बात करें तो रुद्रदमन एक महान विजेता ही नहीं था, अपितु एक योग्य शासक भी था। शासक जो अच्छा शासन चला सके, जिसके शासन काल में प्रजा किसी प्रकार से दुखी नहीं होती, जिसके शासन काल में प्रजा सुखी थी और जिसके शासन काल में सभी को किसी प्रकार से वो नहीं था, क्या कहते हैं, किसी प्रकार का जुल्म नहीं था, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं था। उसके शासन काल में प्रजा को लुटेरों, हिंसकों, हिंसक पशुओं, किसी प्रकार के रोगों आदि का भय नहीं था। वीर एवं विजेता होते हुए शांति प्रिय, शांति का प्रेमी और निरर्थक रक्तपात ना करना उसे पसंद था। निरर्थक नहीं करता था रक्तपात, ऐसे मन में आ गया तो युद्ध कर लिया, नहीं, बल्कि वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए करता था, ताकि इसे मिथ्या रक्तपात की जरूरत नहीं थी, पसंद भी नहीं था। वो निरंकुश शासक तो नहीं था। सबसे बड़ी बात, शासन में सबसे बड़ी बात होती है क्या वो निरंकुश था या नहीं था। निरंकुश का मैंने क्लास में बताया था, निरंकुश वो होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो,
और अंकुश ऐसा होता है जो बड़ी से बड़ी हाथी की शक्ति को भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो निरंकुश नहीं था वो। वह मंत्रियों के परामर्श से शासन का संचालन करता था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी जातियों ने रुद्रदमन को अपना रक्षक नियुक्त किया हुआ था। उसका कोष संपन्न था, यानी कि सभी प्रकार से उसके पास खजाना खाली नहीं था, उसका खजाना भरा हुआ था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही खजाना खाली हो। तो इसका खजाना काफी भरा हुआ था और जनता इसके राज्य में सुखी थी। अब इसने कुछ अच्छे कार्य किए कि नहीं किए, इसके बारे में देखते हैं। इसने लोक उपकार के बहुत से काम किए। इसे लोकोपकारी शासक कहा जाता था। रुद्रदमन एक लोकोपकारी शासक था। लोगों का उपकार करना उसे पसंद था। वह अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति करना अपना परम कर्तव्य मानता था। वह अपनी प्रजा पर अनुचित कर नहीं लगाता था। उसके समय में सुदर्शन झील का बांध टूट गया तो उसने उसको पुनः मरम्मत करवाकर प्रशंसनीय कार्य किया। उसने इस बांध का पुनर्निर्माण सारा खर्चा अपने निजी कोष से दिया था। धन को एकत्रित करने के लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लादा गया। तो भाई जब प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं है तो प्रजा तो सुखी सुखी रहेगी। आज की विकट परिस्थिति का मैं हवाला देना नहीं चाहता, जहां करों को लगाना ज्यादा जरूरी समझा जाता है लोगों के जीवन से भी। खैर, वो कैसा था? वो एक विद्या प्रेमी व्यक्ति था। विद्या प्रेमी था। विद्या के प्रति उसका काफी सम्मान था। विद्या को वो सम्मान की दृष्टि से देखता था। जो सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, विद्वान व्यक्ति होते थे, साहित्यकार जो होते थे, उन सबका सम्मान वो करता था। रुद्रदमन एक विद्या प्रेमी भी था। वह समय में एक सुशिक्षित व्यक्ति था। विद्वानों और साहित्यकारों का सम्मान करता था। वह व्याकरण, राजनीति, संगीत शास्त्र आदि का प्रकांड विद्वान था। वह गद्य पद्य काव्यों में भी निपुण था। वह संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता था और उसके शासनकाल में संस्कृत भाषा की उन्नति बहुत अधिक हुई। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कथन है कि रुद्रदमन युद्ध विद्या में निपुण था। वो वीर कुशल शासक होने के साथ साथ एक सुशिक्षित व्यक्ति भी था। वह विजेता अवश्य था, परंतु निरर्थक हत्याएं करना उसे पसंद नहीं था। देखो, ये जो डॉक्टर विमल चंद्र पांडे है, मैंने और भी कई ऐसे नाम लिए हैं, तो जिसके उत्तर में ये आते हैं नाम, उनको उनके उत्तर के साथ जरूर लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर दिए जा सके। वह विजेता था। उसने युद्ध के अतिरिक्त अन्यत्र नर हत्या नहीं की थी और ना ही करने की प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है ना? तो आज का देखा जाए तो रुद्रदमन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और रुद्रदमन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। ठीक है, रुद्रदमन के बाद कल की जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे, कि आज के लिए तो ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया था। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा बता दें ताकि बीच में उनको किसी प्रकार का भ्रम ना हो। कल हम पढ़ेंगे कुषाण राज्यों के बारे में। कुषाण कौन थे, उसमें कनिष्क महाराज का क्या रोल था। कनिष्क महाराज कश्मीर के बहुत विद्वान और अच्छे शासक थे। उन्होंने कैसे अपने आप उसने कौन सी विजय प्राप्त की थी, उनका किस प्रकार से चरित्र कैसा था, उनका मूल्यांकन कैसा था, इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुषाणों की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति पर उनका किस प्रकार से रहता है, योगदान क्या था उनका। ठीक है, रुद्रदमन का आज हमने पढ़ लिया है, तो इसके बारे में बस काफी है इतना। ये इसलिए है क्योंकि
ये एक सीक्वेंस बना रहे हिस्ट्री के अंदर, आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था। क्योंकि जैसे शकों के बाद शक पढ़ रहे थे ना हम, जिसमें क्षत्रप महाक्षत्रप वगैरह पढ़े थे हमने, उन शकों के बाद में इनका, सातवाहनों के बाद में शक, और शकों के बाद में इनका नाम सबसे पहले आता है रुद्रदमन के रूप में। इनके राज्य का, इनका जो राज्य विस्तार है इसका। इसके बाद फिर बात आती है इनकी कुषाणों की। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस बना रहता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। चलो, कुषाणों के बारे में अगर हम कह ही रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि कुषाण शासक थे कैसे। ठीक है, विस्तार से कल पढ़ेंगे, आज हम उसके बारे में केवल जानकारी लेते हैं कुषाण वंश कैसा था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यूची जाति की शाखा के थे। कौन सी जाति की? यूची शाखा। यूची लोग उत्तर पश्चिम चीन के कांसू नामक प्रांत में रहते थे। 175 से 165 ईसा पूर्व के लगभग हियुंग नू यानी हुण नामक जाति ने यूची जाति को पराजित करके वहां से खदेड़ दिया। कई जातियां इसी प्रकार से भारत में आती हैं। हम लोग पीछे भी एक पढ़ के आए थे, उनके कारण वो आ गए थे, शक आ गए थे हमारे यहाँ पर, और अब ये कुषाण आ गए हैं। और हुणों को, हुण जाति को वहां से जब खदेड़ा गया था तो हुण जाति भी यहाँ पर आ जाती है। यूची जाति ने सुरक्षा की खोज में पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और वू सुन नामक एक अन्य जाति को पराजित कर दिया। इसके पश्चात में यूची जाति ने सरदरिया के उत्तरी प्रदेशों में बसे हुए शकों को पराजित कर दिया। उसके प्रदेश पर अधिकार करके 140 ईस्वी के लगभग वूसुन और हियुंग, ये सब उस उत्तरी प्रदेश की जातियां हैं भाई, जो कि मंगोलिया के पास की हैं। ठीक है ना, मंगोल जो जाति है ना, वो पूरी की पूरी हिमालय पर्वत के तराई में फैली हुई जाति है। उन्हीं की जातियों में से ये कुछ है जो लगभग आपको लगता हैगा कि चीनी जातियां हैं। बिल्कुल ये चीनी ही जातियां हैं सारी, लेकिन यहाँ आकर के वो लोग बस गए थे। ठीक है, तभी चीन के जैसी कुछ जातियां हमारे भारत में भी पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो तभी तो तिब्बत वगैरह और ये इधर बसे थे सारे आकर। तो हियुंगचू नामक जो दोनों जातियां थे, उन्होंने मिलकर यूची जाति के लोगों को परास्त कर दिया और परिणाम स्वरूप यूची जाति के लोग आकस नदी के पास आकर ताहिया और बैक्ट्रिया में प्रविष्ट हो गए थे। उन्होंने वहां से बसे हुए शकों को पराजित करके बैक्टीरिया में अपना राज्य स्थापित कर लिया। बैक्ट्रिया में यूची जाति की 5 शाखाएं थी। ठीक है, और ये 5 शाखाएं जो थी यूची जाति के लोगों ने अपनी घुमक्कड़ जीवन को अब त्याग दिया था। वो अब घूमना फिरना बंद करके एक स्थान पर रह करके अपने राज्य को चलाना सीख गए थे। स्थायी जीवन व्यतीत करना उन्होंने कुछ शुरू कर दिया। इस समय यूची जाति 5 शाखाओं में विभक्त हो गई थी, जिनके चीनी नाम तो हैं हियूमी, चुआओमी, कुएचुआंग, ही तुन, काओफू। जबरदस्त नाम है जिनको बोलने में भी बड़ा कष्ट फील हो रहा है। तो ये 5 ऐसी जातियां थी, इसी एक जाति में से जो बन गई थी अलग अलग। प्रत्येक शाखा के ऊपर एक साहू या शाही होता था, जिसे शासक बोलते थे वो लोग। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये जाति कुषाण नामक शाही या सरदार को मिली। उसने शेष चारों राज्यों को पराजित कर दिया और अपने अधीन पर इनको, चारों जातियों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और यूची जाति को कुषाण ही कहा जाने लगा। कुषाणों के साथ मिले थे जाकर ये, और बाद में इस कुषाणों के साथ मिलकर के इन्होंने बाकी 4 जातियों पर अधिकार कर लिया, उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और अब एक ही जाति बची, वो बची कुषाण। खुद की जाति का नाम उसके साथ में मिक्स कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुषाण, ठीक है, हमें पता लग गया कहाँ से आए थे ये लोग। चीनी इतिहासकारों ने बताया है कि चीन के तराई के क्षेत्रों से ये लोग निकले थे। वहां से होते हुए 5 जातियों में विभक्त हो गए। 5 जातियों में से 4 को एक ही जाति ने कुषाणों के साथ मिलकर के उन पर अधिकार कर लिया, और अब 5वीं जाति का नाम कुषाण हो गया। और कुषाणों ने फिर वहां पर राज्य स्थापित कर लिया, और वो आगे नीचे कश्मीर तक फैल गए। ठीक है, आज हम 2 चीजों को पढ़ चुके हैं, कंफ्यूजन मत रहना।
पहला हम पढ़ के आए थे रुद्र दमन के बारे में, और अब हमने पढ़ा है केवल कि कुषाण जाति कहाँ से आई थी। कल हम इस कुषाण जाति के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही कल इनके जो प्रमुख जितने भी शासक हैं उन शासकों का मूल्यांकन, जीवन मूल्यांकन, जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार थे और इनकी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठा, उन्होंने क्या योगदान दिया उस भारतीय संस्कृति सभ्यता में, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और कल मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतिहास को पढ़ रहे होंगे, इतिहास की किताबें आपके पास है और उनमें से नोट्स तैयार कीजिए, उनको बनाइए। बाकी जैसी जो सूचना होगी वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।